चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के 18 चैप्टर के नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो फेहली और बूझो ने यह जानकर फूले नहीं समा रहे थे कि आगरा का ताजमहल संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है, परंतु यह सुनकर वे दुखी भी हुए कि सफेद संगमरमर की इस इमारत की भव्यता को इसके चारों ओर के क्षेत्र वायु प्रदूषण से खतरा है, और वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वायु तथा जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। हम सब जागरूक हैं कि हमारा पर्यावरण अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। हमारे बड़े बूढ़े नीले आकाश तथा स्वच्छ जल का शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते थे और जो उनके समय में उपलब्ध थे। जन संचार के लिए साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं, और हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते रहे हैं। उदाहरण के लिए श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वस्थ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे, और अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझा है, और इस अध्याय में हम अपने आसपास होने वाली हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर उनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। वायु प्रदूषण देखें तो हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वस्थ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आप यह जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। क्रियाकलाप से देखें, आपने धुआं उगते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते हुए अपनी नाक को ढका होगा। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी हुई होगी, और अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए गए स्थलों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए, जैसे उपवन तथा भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र। दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातः काल, दोपहर तथा सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा, गाँव का शहर। उपयुक्त क्रियाकलापों में आपका एक परीक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है। क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा? इस प्रकार के पदार्थों जैसे गैसों और स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ जाता है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु कैसे प्रदूषित होते हैं तो देखते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उगा हुआ धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषण मिलते रहते हैं। इन वायु प्रदूषणों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन निर्वातक, जलवान, लकड़ी और तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है। क्रियाकलाप अपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बच्चों में श्वसन समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। श्वसन समस्याओं से निकले कितने बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, और इसे ज्ञात करने के लिए आप अपने मित्र, आस पड़ोस या घरों के सर्वेक्षण कर सकते हैं। बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है। आइए हम यह जानने का प्रयास करें कि प्रदूषित वायु में कौन से पदार्थ अथवा प्रदूषक उपस्थित होते हैं। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि हमारे शहरों में कितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है? वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न होता है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है, और यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। क्या आप जानते हैं, यदि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की एक के बाद एक लाइन में खड़ा करें तो यह संसार की 2 सर्वाधिक लंबी नदियों नील तथा अमेजन की संयुक्त लंबाई के लगभग बराबर लंबी हो जाएगी।
बूझों को विशेषताएं सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसे मोटे परत याद है, और यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषण तथा कोहरों के संयोग से धूम कोहरा बनते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस लेने के साथ घरघराहट उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पेट्रोलियम परिष्कार सलाय, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों भी प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे ईंधन के दहन से सल्फर मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। यह फेफड़ों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपने अध्याय 5 में जीवाश्म ईंधन के जलने के विषय में पढ़ा है, और अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल फुहारे में भी होते हैं। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। याद कीजिए कि ओजोन परत सूर्य के आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? जिसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अच्छा है कि क्लोरोफ्लोरो के स्थान पर अब हम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। अब क्लोरोफ्लोरो का स्थान पर अब कम हानिकारक रसायनों का प्रयोग होने लगा है। इन गैसों का अतिरिक्त डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं। सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले राख के अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को प्रदूषित करती है। उसके बाद विशिष्ट अध्ययन ताजमहल का देखें तो पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक के इसके सफेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती है। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबर प्रक्रम, शौचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प में अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बना कर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है और इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करणी से उत्सर्जित का जल कण जैसे निलंबित कणों का संगमरमर को पीला करने में योगदान देते हैं। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को स्फीरिक प्राकृतिक गैस यानी CNG तथा LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के लिए आदेश दिया है। इसका अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करते यह देखा होगा कि अपने बड़े बूढ़ों से चर्चा करके यह देखिए कि वे अब से 20 साल अथवा 30 वर्ष पूर्व के ताज की अवस्था में के बारे में क्या कहते हैं। अपनी जो कातरन पुस्तक है उसके लिए अपनी के कासना पुस्तक के लिए ताजमहल का चित्र प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बूझो कहता है, मुझे फसलों वाला अध्याय याद आता है। मैं हैरान हूँ कि क्या अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी तथा पौधों को भी प्रभावित करता है। देखते हैं पौधा घर प्रभाव देखें। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरण का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है।
और कुछ भाग परिवर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाते हैं। परिवर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाती है। यह रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। यदि आपने किसी पौधाशाला अथवा अन्य किसी स्थान पर पौधा घर को देखा होगा तो याद कीजिए कि सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल जाती। यही ये रुका हुआ ऊष्मा पौधा घर को गर्म कर देती है। पृथ्वी के उस वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधा घर प्रभाव कहते हैं और इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकती। अब यह प्रक्रम जीवन के लिए खतरा बन गया है। इस प्रभाव के लिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता उत्तरदायी है। हाँ, आप जानते हैं कि CO2 वायु का एक घटक है और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। परंतु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भी भांति कार्य करते हैं। क्या आप पहेली यहाँ प्रश्न पूछती है कि परंतु वायुमंडल में CO2 की मात्रा कैसे बढ़ती है और इसका अधिकता कैसे हो जाती है। तो आप जानते हैं कि CO2 वायुमंडल का एक घटक है। पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका का भी आप अध्ययन कर चुके हैं। परंतु यदि वायु में CO2 की अधिकता हो तो यह प्रदूषक की भी भांति कार्य करते हैं। अब आप पहेली के प्रश्न का हल ज्ञात करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। एक ओर तो मानवीय इन क्रियाकलापों के कारण निरंतर CO2 वातावरण में मोचित हो रही है तथा दूसरी ओर वन्य क्षेत्र घट रही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल में CO2 का उपयोग करते हैं जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। वन्य उन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान देते हैं। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे विश्व उष्ण कहते हैं यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प जैसे अन्य गैस भी इस प्रभाव में योगदान करती है। CO2 की भांति इन्हें भी पौधा घर गैस कहते हैं। विश्व उष्ण एक गंभीर संकट। तो ग्लोबल वार्मिंग के एक गंभीर संकट क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। कई स्थानों पर तटीय प्रदेश जलमग्न हो चुके हैं और ग्लोबल वार्मिंग के विस्तृत प्रभाव वर्षा प्रतिरूप, कृषि, वन्य पौधे तथा जंतुओं पर हो सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जो विश्व उष्ण यानी ग्लोबल वार्मिंग इनसे आंशिक हैं और रहने वाले अधिकांश व्यक्ति एशिया में हैं। हाल ही में प्राप्त मौसम परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार पौधा घर गैस को वर्तमान स्तर तक रखने के लिए हमारे पास सीमित समय है। अन्यथा शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है जो संकटकारी स्तर है। ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधा घर गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। बूझों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.0 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहेली ने यह बताई है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने पढ़ा था कि हिमालय के गंगोत्री हिमनद ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने आरंभ कर दिए हैं। उसके बाद क्या किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। यहाँ पेट्रोल तथा डीजल
डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घुट रहे थे। दम घुटने वाला वातावरण था और वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल CNG जैसे अन्य ईंधन द्वारा चलाए जाने वाले निर्णय लिया गया था और इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वस्थ हो गई है। आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से चर्चा करें। क्या आप विद्यालय में बच्चों द्वारा चलाए गए अभियान पटाखों का बहिष्कार करिए और इसके विषय में जानते हैं, पटाखों के बहिष्कार के विषय में जानते हैं। इस अभियान ने दिवाली के दिनों में वायु प्रदूषण के स्तर पर काफ़ी अंतर ला दिया था। सरकार तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटर किया जाता है और इन आंकड़ों का उपयोग कर हम अपने मित्रों तथा पड़ोसियों में वायु प्रदूषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्मीय ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। क्रियाकलाप से देखें, विद्यालय पहुंचने के लिए आपके पास विभिन्न विकल्प है, जैसे पैदल चलकर, साइकिल चलाकर, बस अथवा अन्य सर्वाधिक परिवहन द्वारा यात्रा करके, व्यक्तिगत कार द्वारा अथवा कार में साझेदारी करके। और इन विकल्पों की वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। हमारे थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। हम पेड़ यानी वृक्ष लगा सकते हैं तथा पड़ोस में लगे वृक्षों का पोषण कर सकते हैं। क्या आप वन महोत्सव के विषय में जानते हैं, जब जुलाई माह में प्रति वर्ष लाखों वृक्ष रोपित किए जाते हैं। बूझो तथा पहेली एक बार ऐसे स्थान पर गुजरे जहां कुछ लोग सूखी पत्तियां जला रहे थे और उन्हें खांसी आने लगी क्योंकि समस्त क्षेत्र धुएं से भरा हुआ था। पहेली ने सोचा कि जलाने से अच्छा विकल्प तो उन्हें कंपोस्ट पीट में डालना हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? जल प्रदूषण देखें तो क्लास 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा अन्य क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए जा गया जल कितना गंदा हो जाता है। और इसका यह अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब भी वाहित मल, विषैली रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषण कहते हैं। क्रियाकलाप नल, तालाब, नदी, कुएं तथा झील के जल के नमूने को एकत्र करने के प्रयास कीजिए। प्रत्येक में कांच के अलग अलग बर्तन में रखिए और इनकी गंध, अम्लीयता तथा रंग की गुणवत्ता कीजिए और सारणी में भरिए। उसके बाद जल कैसे प्रदूषित हो जाते हैं। पहला विशिष्ट अध्ययन देखें। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है और यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर है, परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों में होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनौपचारिक वहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते और वहां यह नदी निर्जीव हो रहे हैं।
1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफी हानि पहुंचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वस्थ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। और स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है और कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। और इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़ा धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री तथा जैव अनवनीकरणीय पॉलीथीन की थैलियां फेंकते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमी है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में विसर्जन करती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? और कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं? बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा अम्लों में प्रवाहित करती है। इसके कारण जल प्रदूषण होता है। और इसके उदाहरण तेल परिष्करण, सलाए, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियां है। और ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इस विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनमें पौधे तथा पशुओं में विषता उत्पन्न हो जाती है। इससे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इसके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु प्रायः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। और शुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है। इसके कारण उसकी अम्लीयता तथा कृमियों की वृद्धि में भी परिवर्तित हो जाती है। और हमने अध्याय 1 में देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी तथा अपृतनाशी करने कितने महत्व हैं। और ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों में, जलाशय यानी नदी, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भी भौम जल को प्रदूषित करते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल इसमें उग रहे होते हैं? यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फास्फेटों जैसे रसायनों की अधिक मात्रा के कारण होते हैं। ये रसायन शैवालों को फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। स्मरण करना क्रियाकलाप देखें आपने क्लास 7 में अपने क्षेत्र में वाहित मल निपटान व्यवस्था की जांच की थी। और क्या आपको याद है कि आपके घर से वाहित मल कैसे एकत्र किया गया था और फिर वहां कहां से गया? कभी कभी अनौपचारिक वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकते हैं? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं, जिन्हें हैजा, मियादी बुखार तथा पोलियो जैसे रोग हो सकते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता से सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु है तो इसका अर्थ यह है कि जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। और यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विशिष्ट संक्रमण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं गर्म जल भी एक प्रदूषण हो सकता है?
क्या आप जानते हैं गर्म जल भी एक प्रदूषक हो सकता है। यह जल प्रायः विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है। यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देते हैं, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे और अन्य जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है। क्रियाकलाप से देखें तो आइए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सरल पदार्थों से जल फिल्टर बनाएं। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर उससे बीच से 2 बराबर भागों में काटिए और इसके ऊपरी भाग को उल्टा करके कीप के रूप में नीचे के भाग में रखिए और इसमें भीतर कागज के नैपकिन अथवा पतले कपड़े की एक परत बनाइए और इसके ऊपर रुई, रेत तथा फिर बजरी की परतें बिछाइए और इस फिल्टर पर गंदला जल उड़ेरिए तथा फिल्टरी जल का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर अपने मित्रों तथा अध्यापकों के साथ चर्चा करें। पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है। अपने घर में उपयोग होने वाले पीने का जल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं पीने के लिए, और यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा। बूझो बहुत परेशान है। वह पहेली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह दिखने में स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं था, परंतु फिर भी वह बीमार हो गया। पहेली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जल स्वस्थ प्रतीत होता है उसमें रोग वाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव हो सकते हैं, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्ववाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाओं घर में आपूर्ति करने के लिए पूर्व जल का उपचार करती है। क्या आप जानते हैं संसार के 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिलती है। आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आप यह देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं और यह अपद्रवों को दूर करने की भौतिक विधि है। आप प्रचलित घरेलू फिल्टर कैलेंडर फिल्टर होते हैं। अब बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनीकरण है और यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विसर्जक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। हमें सावधानी रखना चाहिए। हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। क्या किया जा सकता है। क्रियाकलाप से देखिए, पता कीजिए कि आपके क्षेत्र में लोगों का जल प्रदूषण के बारे में जानकारी का स्तर क्या है। पीने के जल के स्रोत तथा वाहित मल जल के बयान की विधियों के आंकड़े एकत्र कीजिए। समुदाय में जल द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन से हैं और इसके लिए आप किसी स्थानीय डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी से परामर्श ले सकते हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं कौन कौन से हैं। जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए इनके द्वारा क्या उपाय किया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए। उससे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग, पुनः उपयोग और फिर पुनः चक्रण पुनः प्राप्त करना चाहिए और उपयोग न करें हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। कम उपयोग, उसके बाद पुनः उपयोग, पुनः चक्रण पुनः प्राप्त करना चाहिए। रिसाइकिल पुनः प्राप्त करना चाहिए। रिकवर और उपयोग न करना चाहिए। रिफ्यूज हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए, आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं। धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधों की सिंचाई में किया जाना चाहिए।
और प्रदूषण अब कोई ही दूरस्थ घटना नहीं रह गई है और यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। अब जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण हितैषी परिक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता संकट में है। क्या आप जानते हैं, जब आप नल को खुला छोड़ते हैं और अपने दांतों में ब्रश करते हैं तो कई लीटर जल व्यर्थ हो जाता है और जिस नल में प्रति सेकंड 1 बूंद जल टपकता है, उस नल से एक वर्ष में कई हजार लीटर नष्ट हो जाते हैं। इसके बारे में सोचिए। प्रमुख शब्द हैं वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग और पौधा घर प्रभाव, प्रदूषण, पेयजल, जल प्रदूषण।